Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today's important nursing points are: first point, normal bilirubin level. Normal bilirubin level 1.2 mg per dl. 1.2 mg per dl is a normal bilirubin level. यहाँ पर जो मेजरिंग यूनिट mg पर dl आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। mg पर dl को हम मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से लिखते हैं। ERCP is contraindicated if bilirubin level more than 3 mg per dl। अगर किसी क्लाइंट में बिलिरुबिन का लेवल 3 mg पर dl से अधिक हो जाए तो इसमें आप ERCP प्रोसीजर नहीं कर सकते। ERCP प्रोसीजर क्या है, इसे भी जान लेते हैं। ERCP प्रोसीजर का फुल फॉर्म होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रिएटोग्राफी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रिएटोग्राफी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एंडोस्कोपी प्लस एक्सरे एग्जामिनेशन टेक्निक के द्वारा हम बिलियरी ट्रैक्ट या कोमल बाइल डक्ट को एग्जामिन करते हैं और वहाँ पर मौजूद किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी क्लाइंट में नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है 1.2 mg पर dl। अगर ये लेवल 3 mg से अधिक हो गया तो आप इसके अंदर ERCP प्रोसीजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल PR इंटरवल। ECG जब आप देखते हैं उसमें जो PR इंटरवल होता है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.12 सेकेंड से लेकर 0.20 सेकेंड्स के बीच। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट में अब ये जो मैक्सिमम रेंज है इसकी PR इंटरवल की, ये 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगर किसी क्लाइंट में PR इंटरवल 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। इस कंडीशन को हम फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक के नाम से जानेंगे। अगर किसी क्लाइंट में PR इंटरवल 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो ये फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। जो AV ब्लॉक होता है उसे हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री AV ब्लॉक। सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक की बात की जाए तो ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है मॉबीज फर्स्ट या इसे हम वैन बैक के नाम से जानते हैं। इसमें जो PR इंटरवल होता है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। मॉबीज 2 जिसे आप हे नाम से जानते हैं, इसके अंदर QRX कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है। सिंपली कहें तो QRX कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता ही नहीं है। थर्ड डिग्री AV ब्लॉक जो है उसके अंदर जो PR इंटरवल है वो कांस्टेंट नहीं रहता, या तो लगातार बढ़ता रहता है या लगातार घटता रहता है। कांस्टेंट PR इंटरवल नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन थर्ड डिग्री AV ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस C हेपेटाइटिस का एक प्रकार है। इसे हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस का मतलब है किसी क्लाइंट में आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाला हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस C या पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस C जो है हेपेटाइटिस C वायरस के द्वारा होता है और ये जो वायरस है ये RNA टाइप का वायरस है।
हेपेटाइटिस सी इज अ आरएनए वायरस। हेपेटाइटिस सी से इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियसली पूछा गया था। हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक्स का माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियो की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलियो का ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है। पोलियो वायरस का जो ट्रांसमिशन है, पोलियो डिजीज का जो ट्रांसमिशन है, वो फीको ओरल रूट को माना जाता है। फीको ओरल रूट में भी आप देखेंगे तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को इंक्लूड किया जा सकता है। पोलियो वायरस इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्टेड पर्सन के स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। पोलियो वायरस पर्सन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पोलियो से बचाव हेतु उपयोग में ली जाने वाली वैक्सीन की। पोलियो की प्रिवेंशन के लिए 2 वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक है लाइव वैक्सीन और दूसरी है किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन को हम ओरल रूट से देते हैं, इसीलिए इसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ओपीवी जो वैक्सीन है, इसे सैबिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए कई बार एग्जाम में ये सैबिन वैक्सीन के नाम से भी पूछी जाती है। इसके अलावा आप इसे ट्राईवैलेंट ओपीवी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन, सैबिन वैक्सीन, ट्राईवैलेंट ओपीवी या पोलियो की लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ये सभी एक ही हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जिसमें डिजीज कॉजिंग एजेंट को वीक करके पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और इस कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती हैं और लाइफ लॉन्ग हमें इससे प्रोटेक्शन मिलती है। सेकंड, हम किल्ड वैक्सीन की बात करेंगे। इसे साल्क नाम के पर्सन ने दिया था, इसलिए इसे कई बार साल्क पोलियो वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। ये पेरेंट्रल रूट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। पेरेंट्रल रूट का मतलब होता है एंट्रल रूट के अलावा। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको पोलियो की वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर रखना है तो आप इसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करेंगे। ये वैक्सीन हीट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, थोड़ा भी इसे यदि टेम्परेचर एक्सपोजर मिला तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के अनदर टाइप की, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है फीको ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस ई और ई ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो कि फीको ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस ए का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, वो आरएनए टाइप का वायरस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो 8 to 12 वीक्स इज अ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट बात करेंगे पेंटावैलेंट वैक्सीन की। पेंटावैलेंट वैक्सीन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पेंटा यानी 5, ऐसा वैक्सीन जो कि हमें 5 डिजीजेस से प्रोटेक्शन देता हो। ऐसा वैक्सीन, ऐसा एक वैक्सीन जो हमें 5 डिजीज से बचाता हो, पेंटावैलेंट वैक्सीन कहलाता है। इस पेंटावैलेंट वैक्सीन के द्वारा कौन कौन सी 5 डिजीजेस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी दी जाती है, इनके नाम हैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। याद रखिएगा, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये टोटल 5 डिजीज हैं जिसके अगेंस्ट पेंटावैलेंट वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन का रूट भी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, इस वैक्सीन को हम बच्चे के लेफ्ट थाई पर लगाते हैं। लेफ्ट थाई में मौजूद वेस्ट्रस लैटरलिस मसल्स के अंदर ये वैक्सीन दिया जाता है। इंट्रामस्कुलरली लेफ्ट थाई में वेस्ट्रस लैटरलिस में पेंटावैलेंट वैक्सीन दिया जाता है।
इसके अलावा पेंटावेलेंट वैक्सीन को 6 वीक्स पर, 10 वीक्स पर और 14 वीक्स पर दिया जाता है। 6 वीक कह दीजिए या फिर 1.5 महीने का समय कह दीजिए या 10 वीक कह दीजिए या 2.5 महीने का समय कह दीजिए, 14 वीक्स कह दीजिए या 3.5 महीने का समय कह दीजिए, किसी भी तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। डीपीटी वैक्सीन की यदि डोज की बात की जाए तो ये होती है 0.5 ml। स्टोरेज टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। पेंटावेलेंट वैक्सीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेविन एंड सैलेम सम्प ट्यूब यूज्ड फॉर फीडिंग, दे आर reached up to the stomach। लेविन और सैलेम सम्प ट्यूब ऐसी ट्यूब्स हैं जिसका इस्तेमाल फीडिंग देने के लिए किया जाता है और ये पर्सन के माउथ या नोज से इंसर्ट करके स्टमक तक पहुंचाई जाती है। क्लाइंट के माउथ या नोज से इंसर्ट करके स्टमक तक जो ट्यूब आती है, फीडिंग के काम आती है, इसे हम लेविन या सैलेम सम्प ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्यूब आती है मिलर एबॉट ट्यूब। मिलर एबॉट ट्यूब को हम इंटेस्टाइनल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये पर्सन के इंटेस्टाइन तक प्लेस की जाती है और इसका काम है इंटेस्टाइनल सक्शन करना, इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन करना। नेक्स्ट ट्यूब आती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लैकमोर सैंक्सटेकन ट्यूब। ब्लैकमोर सैंक्सटेकन ट्यूब का इस्तेमाल हम ईसोफेजियल वेरिसिस के ट्रीटमेंट में करते हैं। ईसोफेजियल वेरिसिस क्या है? अगर किसी क्लाइंट में पोर्टल हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है तो इस हाइपरटेंशन कंडीशन की वजह से ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट है स्टमक के करीब वाला, उस जगह पर ब्लीडिंग होने लगती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लैकमोर सैंक्सटन ट्यूब इंसर्ट की जाती है और यहाँ मौजूद बैलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है, जिसकी वजह से इन ब्लीडिंग साइट्स पर कंप्रेशन पड़ता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ब्लैकमोर सैंक्सटेकन ट्यूब के अंदर 3 ल्यूमेंस होते हैं, यानी 3 पोर्ट्स होते हैं। इसी ट्यूब का एडवांस वर्जन है मिनेसोटा ट्यूब। मिनेसोटा ट्यूब जिसके अंदर 4 ल्यूमेंस होते हैं और उसका इस्तेमाल भी ईसोफेजियल वेरिसिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो याद रखिएगा, लेविन और सैलेम ट्यूब जो होती है वो स्टमक तक इंसर्ट की जाती है और इनका मेन काम होता है फीडिंग का। मिलर एबॉट ट्यूब जो है इंटेस्टाइन तक इंसर्ट की जाती है और ये इंटेस्टाइनल कंटेंट को इवैक्यूएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद ब्लैकमोर सैंक्सटन या मिनेसोटा ट्यूब जो होती है ये ईसोफेजियल ब्लीडिंग या ईसोफेजियल वेरिसिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग लेबर इफ हैविंग बैक पेन। अगर किसी वुमेन को लेबर के दौरान बैक पेन हो रहा है तो सुपाइन पोजीशन को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इंक्लूड ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, इंटरेक्टिंग सोशली। ये सभी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइडेटिडिफॉर्म मोल क्लासिकल साइन एंड सिम्टम। यदि कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे अनयूजुअल यूट्राइन एनलार्जमेंट। हाइडेटिडिफॉर्म मोल कंडीशन के अंदर ग्रोइंग फीटस एक मोल फॉर्म में डेवलप होता है, ना कि नॉर्मल बॉडी शेप में, और इस कंडीशन में अनयूजुअल वन साइडेड यूट्राइन एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। हाइडेटिडिफॉर्म मोल के अंदर जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल है वो भी काफ़ी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हम कह सकते हैं हाइडेटिडिफॉर्म मोल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लाइंट का HCG लेवल चेक करवा सकते हैं।
अगर ये बढ़ा हुआ मिलता है तो हम कह सकते हैं द क्लाइंट इज हैविंग हाइडेटिडिफॉर्म मोल। Sharp lower or right left abdomen pain radiating to shoulder seen in tubal pregnancy। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि हमारी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और फिर ये जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम जो है यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट होता है। अगर मान लीजिए किसी वुमन के अंदर ये फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही कहीं इम्प्लांट हो जाता है और ग्रो करने लगता है तो क्या होगा? दिस कंडीशन इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्टिलाइज्ड ओवम का यूट्रस की बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में ही किसी जगह पर इम्प्लांट होकर ग्रो करना ट्यूबल प्रेगनेंसी कहलाती है। और इस प्रकार की प्रेगनेंसी के साथ जब वुमेन आपके पास आएगी तो वो आपसे कहेगी कि उसे राइट या लेफ्ट एब्डोमेन पेन हो रहा है और ये पेन उसके शोल्डर की तरफ बढ़ रहा है, रेडिएट हो रहा है। तो इस फाइंडिंग के बिहाफ पर आप बता सकते हैं द वुमन इज हैविंग ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा जो है ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है बोन्स का। नेक्स्ट, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी जो है सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस टाइप माना जाता है। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन 3 रूट से हो सकता है। सबसे पहला रूट होता है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट के बारे में हमने आपको बताया था, ऐसा रूट जो एंट्रल रूट के अलावा है। सेकंड रूट आता है सेक्सुअली, इट कैन ट्रांसमिट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसके अलावा इन्फेक्टेड बॉडी सिक्रीशंस के टच में यदि कोई पर्सन आता है तो उसमें भी ये डिजीज हो सकता है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी जो है एकमात्र ऐसा हेपेटाइटिस है जो कि डीएनए वायरस से होता है। इसके अलावा सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव वायरस है, वो आरएनए टाइप का होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी के यदि इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो ये होता है 6 मंथ्स का। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड 6 मंथ्स का होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए कोई लीवर सिरोसिस का पेशेंट आपके पास आता है और इस पेशेंट को नियोमाइसिन एनिमा दिया जा रहा है। तो इस नियोमाइसिन एनिमा के द्वारा इस लीवर सिरोसिस के पेशेंट को क्या बेनिफिट है, इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया था कि क्यों एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट को नियोमाइसिन का एनिमा दिया जाता है। आइए पूरे प्रोसेस को समझें। जब भी हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये प्रोटीन इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। अब ये एमिनो एसिड्स इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरियाज के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और हम जानते हैं अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक या डेंजरस माना जाता है। इस डेंजरस अमोनिया सब्सटेंस को हमारा लीवर यूरिया साइकिल के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। हमारा लीवर इस डेंजरस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और इस यूरिया को हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। ये हुआ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। सिंपली याद रखिएगा, जब भी हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होने के बाद, मेटाबोलाइज होने के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनाता है। इस अमोनिया को हमारी बॉडी डायरेक्टली बॉडी से बाहर नहीं भेज सकती, निकाल सकती। तो इस डेंजरस अमोनिया को लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस यूरिया को हमारी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। लेकिन अब मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर
ये लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर सिरोसिस डिजीज के कारण, तो अब कैसे हमारी बॉडी इस अमोनिया को बनने से रोकेगी? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही किसी क्लाइंट के अंदर लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तो इस पेशेंट को हम नियोमाइसिन का एनिमा लगाते हैं। नियोमाइसिन के बारे में हम जानते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक सब्सटेंस है। जैसे ही हम क्लाइंट को नियोमाइसिन का एनिमा लगाते हैं, तो ये इस एनिमा के द्वारा पेशेंट की इंटेस्टाइन में मौजूद जो फ्लोरा है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज हैं, वो किल हो जाते हैं। अब पेशेंट की इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं है, तो ये एमिनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अमोनिया नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का डेंजर नहीं है। इस तरह से हम इस चीज का उपयोग करके पेशेंट में हार्मफुल अमोनिया के प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ईसोफेजियल वेरिसेस या ईसोफेगस की ब्लीडिंग हो सकती है, और इस ब्लीडिंग ईसोफेगस के कारण पेशेंट में हेमेटेमेसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। हेमेटेमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग के साथ ब्लड की प्रेजेंस। याद रखिएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ईसोफेगस एरिया में ब्लीडिंग होगी, ये ब्लड पेशेंट की वॉमिटिंग के साथ बाहर आएगा, तो ये कंडीशन हेमेटेमेसिस कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म आती है डिसआर्रिया। दिस इज कॉल्ड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। अगर कोई क्लाइंट ठीक से बोल नहीं पा रहा है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग फेस कर रहा है, तो ये कंडीशन डिसआर्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट एपिनेफ्रिन कैन बी एडमिनिस्टर एंडोट्रेकियली इफ आईवी रूट इज अनअवेलेबल। किसी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को आप एंडोट्रेकियली भी एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर इस क्लाइंट में आपको आईवी रूट नहीं मिल रहा है तो। हीमाआर्थ्रोसिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम जॉइंट कैविटी। हमारे बॉडी की जॉइंट कैविटी में ब्लीडिंग होना हीमाआर्थ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। इस हीमाआर्थ्रोसिस कंडीशन में ट्रीटमेंट के रूप में हम साइनोवेक्टोमी का इस्तेमाल करते हैं। साइनोवेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जो जॉइंट के आसपास मौजूद साइनोवियल टिश्यूज को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देता है। साइनोवेक्टोमी इज अ प्रोसीजर बाय विच वी आर रिमूविंग द टिश्यूज सराउंडिंग साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया और एडिमा प्रेजेंट हो। प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी वुमेन में हाइपरटेंशन हो जाए, प्रोटीन यूरिया हो जाए और एडिमा हो जाए, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्री एक्लेम्शिया के नाम से जाना जाता है। इस प्री एक्लेम्शिया कंडीशन में अगर सीजर्स भी इंक्लूड कर दिए जाएं, कन्वर्जन्स भी इंक्लूड कर दिए जाएं, तो ये और डेंजरस कंडीशन एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगी। प्री एक्लेम्शिया विद कन्वर्जन्स मेक एक्लेम्शिया कंडीशन। अब इस एक्लेम्शिया कंडीशन के डेवलपमेंट को रोकने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्लाइंट को देते हैं, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट या MgSO4 के नाम से जाना जाता है। MgSO4 प्री एक्लेम्शिया से क्लाइंट को एक्लेम्शिया कंडीशन में जाने से रोकता है, या सिंपली कहें कन्वर्जेंस ना आए, इस चीज को रोकने के लिए MgSO4 दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी क्लाइंट को आप MgSO4 दे रहे हैं और इस क्लाइंट के अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्स +1 या 0 है, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई है। गौर कीजिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर, एक बार इसे हम क्लियरली देख सकते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, अगर किसी क्लाइंट में
एक्लैम्पशिया कंडीशन होने वाली है तो इसके अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्स +3 +4 के बीच मिलेंगे आपको। ये एबनॉर्मल कंडीशन है। इस एबनॉर्मल कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हम MgSO4 देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं नॉर्मल हो जाते हैं, +2 हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स +2 लेवल पर हैं इसका मतलब नॉर्मल है, और यदि इस दवा को देने के बाद डीप टेंडन रिफ्लेक्स और कम हो जाएं यानी +1 या 0 लेवल पर आ जाएं तो इसका मतलब है कि इस दवा की MgSO4 की अब पेशेंट को टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर +3 +4 है तो इसका मतलब है पेशेंट में सीजर आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट को इसकी प्रिवेंशन हेतु MgSO4 दिया गया। MgSO4 की वजह से अब डीप टेंडन रिफ्लेक्स का लेवल +2 आ गया जो कि नॉर्मल है, लेकिन किसी वजह से इस दवा को देने के बाद डीप टेंडन रिफ्लेक्स का लेवल +1 या 0 आ जाए तो इसका मतलब है क्लाइंट को अब MgSO4 की टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैकमोर सैंगस्टन ट्यूब हैव 3 ल्यूमेन। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनीसोटा इज अ एडवांस फॉर्म ऑफ ब्लैकमोर सैंगस्टन ट्यूब एंड इट हैव 4 ल्यूमेंस। इसके अलावा एग्जाम में अक्सर इस पॉइंट को पूछा जाता है कि अगर किसी क्लाइंट में ब्लैकमोर सैंगस्टन ट्यूब लगी हुई है तो आप उसकी बेड के पास सीजर्स क्यों रखते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लैकमोर सैंगस्टन ट्यूब को जब इन्फ्लेट करते हैं तो वो ईसोफेगस के ऊपर प्रेशर बनाती है और कई बार इस प्रेशर की वजह से पेशेंट का एयरवे भी कंप्रेस होता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर क्लाइंट ये कंप्लेन करता है कि उसे सांस नहीं आ रहा है तो आप इस सीजर्स की मदद से, इस कैंची की मदद से तुरंत इस ट्यूब को कट करके बाहर निकाल लेंगे ताकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट टर्म है एग्नोशिया। एग्नोशिया का मतलब है कि फैमिलियर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, किसी चीज को पहचान नहीं पाना एग्नोशिया कहलाता है। ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस शब्द का मतलब है टेस्टिस में इन्फ्लामेशन। लास्ट टर्म ऑफ दिस वीडियो, ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा मीन्स बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन। ऑस्टियोमा का मतलब है बोन का बिनाइन ट्यूमर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं को इंक्लूड किया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।